नमस्कार। श्री सुमेर उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं सीमा परिहार, कक्षा 12, विषय गृह विज्ञान के पाठ 1 कार्य आजीविका तथा जीविका का अध्ययन करवाऊंगी। हमने इस पाठ के अंतर्गत पढ़ा था कि कार्य होता क्या। कोई भी काम जो किसी उद्देश्य के साथ करते हैं तो वो है कार्य। अर्थपूर्ण कार्य जिसमें उद्देश्य होता है और हमारी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। जीविका और आजीविका। आजीविका का अर्थ है कि हम अपने और अपने पूरे परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं को या मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। हम ये जो आवश्यकता है वो जिन साधनों के माध्यम से पूरी करते हैं वो कहलाता है जीविका। जीविका हम अपने पसंदीदा कार्य को करके या फिर नौकरी करके पूरी करते हैं। तो नौकरी और करियर इन दोनों में अंतर होता है। हम यानी जीविका जो चुनते हैं, आजीविका चलाने के लिए जो जीविका चुनते हैं, नौकरी या अपने पसंदीदा कार्य यानी करियर में, तो उन दोनों में अंतर क्या होता है ये हमने पढ़ा था। तो एक बार संक्षेप में हम फिर पढ़ लेते हैं कि नौकरी हम दूसरे व्यक्ति के लिए करते हैं, उसके नियंत्रण में रहकर करते हैं। जितना कार्य दिया गया उतना ही कार्य करते हैं। जिस समय के अनुसार हमको तय किया गया हम उसी समय के अनुसार कार्य करते हैं। हमें फिक्स तनख्वाह मिलती है या आमदनी मिलती है। हम अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर या अपने इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर सकते। हमें अपने ही दिए गए कार्य में रहकर कार्य करना पड़ता है। एक गलती हमारे नौकरी से हमें बाहर कर सकती है। और हम जो व्यक्ति के लिए नौकरी करते हैं उस नौकरी का पूरा फायदा उस व्यक्ति को होता है, उस उद्योग को होता है, उस व्यवसाय करने वाले मालिक को होता है। इससे मजदूरों को या नौकरी करने वाले व्यक्तियों को कोई फायदा नहीं मिलता। इसके विपरीत करियर क्योंकि हम अपने मन पसंद क्षेत्र में बनाते हैं। जो कार्य करना हमको पसंद होता है उस कार्य को अपन जीविका के रूप में चुनते हैं, जिससे हमारी आमदनी शुरू होती है। जैसे नृत्य है, शिक्षक का कार्य है, सिंगिंग का कार्य है, यानी अपनी पसंद का कार्य, रुचि का कार्य, जिससे हम अपनी आमदनी बढ़ा सकें। इस कार्य को अपन करियर कहते हैं। ये हम अपने खुद के लिए करते हैं, इससे हमें पसंद आता है। इस कार्य के मालिक हम खुद होते हैं। हम अपनी गलतियों से इसमें सीखते हैं। इससे होने वाले सभी मुनाफे हमारे लिए ही होते हैं और घाटा भी हमारा ही होता है। गलती करते हैं तो उसे सुधारने का और सीखने का अनुभव हमको मिलता है। हम अपने करियर में अपना पूरा समय दे सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। हमें तनख्वाह भी कभी ज्यादा और कभी कम, यानी उससे जो होने वाली आय है वो कभी कम हो सकती है, कभी ज्यादा हो सकती है। उसमें स्वतंत्रता होती है, जबकि नौकरी में स्वतंत्रता नहीं होती। हम जितना चाहे समय अपने करियर में दे सकते हैं। करियर के लिए यानी हम अपने पसंदीदा कार्य के मालिक खुद होते हैं और हम जब चाहे अपने समय को और अपनी छुट्टियों को यानी अवकाश का समय का निर्धारण कर सकते हैं। अब हम कार्य तो लगातार करते हैं, लेकिन क्या कार्य के साथ हमें आराम भी करना चाहिए और मनोरंजन भी करना चाहिए। ये आवश्यक है कि चाहे हम नौकरी करें, चाहे हम अपने पसंद के क्षेत्र में कार्य करें, दोनों के लिए ही आवश्यक है कि हम उन कार्य के दौरान अपने शरीर को आराम दें और आराम के साथ साथ अपने शरीर और मन को खुश करने के लिए, थकावट उतारने के लिए उस अवकाश के समय को यानी आराम के समय को अपने पसंद के कार्य करके व्यतीत करें। इससे हमें कार्य करने में ज्यादा मजा आएगा, शरीर थकेगा नहीं और हम अपने कार्य में पूरा समय और शक्ति खर्च कर सकते हैं। तो अब हम इकाई 3 का कार्य, आजीविका और जीविका का आगे का अध्याय यानी कार्य, आराम और मनोरंजन का अध्ययन करेंगे। सभी मनुष्य अपनी पसंद, परिस्थितियों अथवा आवश्यकता के अनुसार कार्य करते हैं। कार्य का प्रकार और मात्रा कार्य की परिस्थितियों से निकट संबंध रखते हैं। ये दोनों बातें उत्पादन और परिणाम का निर्धारण करती है। यानी हमारे कार्य करने के तरीके और कार्य करने का प्रकार
और हमारी जो परिस्थितियां है, ये निर्भर करता है कि हम कार्य को और कितना उत्पादन देंगे, यानी रिजल्ट कितना देंगे, ये निर्धारण करती। जो जीविका अवधि के महत्वपूर्ण पहलू है, जीविका यानी हम जो भी कार्य करते हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि हमारे कार्य का प्रकार कैसा है, उसकी परिस्थिति कैसी है। जब ये दोनों ही अच्छे होंगे तो हमारे कार्य का रिजल्ट, जो परिणाम है, जो फल है, वो ज्यादा अच्छा मिलेगा। अच्छे परिणाम और उत्पादन को प्राप्त करने के लिए सभी मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वे आराम करें, क्योंकि अगर निरंतर मनुष्य काम करता रहेगा, व्यक्ति काम करता रहेगा, तो फिर उस काम के लिए उस व्यक्ति में आलस भी आएगा, थकावट भी आ जाएगी, सोचने समझने की क्षमता पर भी उसका असर पड़ेगा और वो कार्य ढंग से नहीं कर पाएगा। और स्वयं वे आराम करें, थकावट मिटाए और स्वयं को तरोताजा करें। अतः बेहतर गुणवत्ता वाले जीवन और तंदुरुस्ती को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि आराम, मनोरंजन यानी अवकाश की गतिविधियों के अवसरों का लाभ उठाए। यानी जब आप आराम कर रहे हैं या अपने मनोरंजन का कार्य, क्योंकि जब हम अवकाश होगा तभी हम मनोरंजन के कार्य करते हैं, तो अपना ज्यादातर समय उसमें व्यतीत करना है और मनोरंजन की गतिविधियों के अवसर का हमको लाभ उठाना है। इसके लिए समय निकाले। अवकाश या मनोरंजन की गतिविधियां वे हैं जो आराम, सुख, भागीदारी उपलब्ध कराती। भागीदारी का अर्थ है कि हम जब भी कोई मनोरंजन पूर्ण कार्य करते हैं तो ये हम अकेले नहीं करते हैं, हम अपने पूरे परिवार मित्रों के साथ कार्य करते हैं, तो उसमें भागीदारी सबकी होती है। तथा विशेष रूप से हंसी मजाक, मनोरंजन और स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। प्रत्येक व्यक्ति को आराम और अवकाश का अधिकार है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति जो मजदूरी करता है, मेहनत करता है, उस कार्य के दौरान उसे आराम का समय मिलेगा और आवश्यक हो तो अवकाश का समय भी मिलेगा। यानी अनिवार्य है कि हम कोई भी व्यवसाय या कार्य करते हैं तो फिक्स होता है कि सप्ताह में 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन, महीने में 4 दिन, 2 दिन, 3 दिन या सप्ताह की एक आपको अवकाश मिलेगा या आराम का समय मिलेगा। ये आप पर निर्भर करता है कि आराम करके उस समय को व्यतीत करते हैं या अपने मनोरंजन वाले कार्य करके अपना समय को व्यतीत करते हैं। साथ ही कार्य करने की समय की औचित्यपूर्ण सीमा के अलावा समय समय पर सवेतन छुट्टियां मिलनी चाहिए। सवेतन छुट्टियां का अर्थ है कि हम जिस भी व्यवसाय या कार्य का चयन करते हैं उसमें हमें कुछ छुट्टियां यानी अवकाश अवश्य मिलता है। उस अवकाश को लेने पर हमें हमारी जो वेतन है उसमें कटौती नहीं होती है। तो हम जो अवकाश लेते हैं वो सवेतन होना चाहिए और ऐसा ही होता है। व्यवसायिक और विद्यार्थियों यानी काम करने वाले मजदूर और विद्यार्थी जो स्कूल जाते हैं, सबके लिए काम को दबाव से बचाने के लिए आराम करना चाहिए। जैसा कि विद्यालय में होता है कि बच्चे सोमवार से शनिवार तक स्कूल आते हैं और संडे को बच्चों के लिए आराम करने का समय होता है, ताकि उनकी उत्पादकता प्रभावित ना हो। रेगुलर अगर हम कार्य करते हैं तो उस कार्य के प्रति हमारी रुचि कम हो जाती है। तो फिर जब रुचि कम हो जाएगी तो उस कार्य को हम ढंग से नहीं कर पाएंगे, मन से नहीं कर पाएंगे और उस कार्य पर हमारा बुरा प्रभाव पड़ेगा। सबसे सामान्य और प्रभावी तरीका यह है कि किसी प्रकार के मनोरंजन में भाग ले। मनोरंजन कोई भी, किसी भी प्रकार की गतिविधि जो शरीर, मन अथवा आत्मा को आराम देती है और व्यक्ति को कठिन कार्य जो शारीरिक या मानसिक हो सकता है से राहत मिलती है। तो अगर हम पूरी तरह से आराम करते हैं, मनोरंजन करते हैं, तो वो कठिन कार्य जो हम करते हैं, चाहे वो शरीर का हो या मानसिक, यानी हम देखते हैं कि मजदूर शारीरिक तौर पर कठिन काम करते हैं और जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, शिक्षक है, वो मानसिक तौर पर कठिन परिश्रम करते हैं। तो जब हम आराम करते हैं तो शारीरिक और मानसिक दोनों ही थकावट से हमको राहत मिलती है। वास्तव में 8 घंटा प्रतिदिन की अवधारणा 40 घंटे प्रति सप्ताह की शुरुआत ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति से हुई और वर्तमान में भी प्रतिदिन 8 अवकाश जो कार्य के घंटे है उसका निर्धारण 8 घंटे है और 40 घंटे प्रति सप्ताह हमको कार्य करना पड़ता है। जहां बड़ी फैक्ट्रियों के औद्योगिक उत्पादन के कार्य जीवन को बदल कर रख दिया, बदले में कार्य करने के अधिक घंटे नियमित एवं निकृष्ट परिस्थितियों को थोप दिया। बाल श्रम यानी छोटे छोटे 14 वर्ष की आयु से जो छोटे बच्चे होते हैं, 14 वर्ष की आयु के
जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे अगर अपन कार्य करवाते हैं तो उससे अपन बोलते हैं बाल श्रम। बाल श्रम का चलन सामान्य था और सप्ताह में 6 दिन 10 से 16 घंटे की लंबी कार्य अवधि प्रचलित थी। ऐसा माना जाता है कि इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो फैक्ट्रियों में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी काम करने के लिए लगाया जाता। अब जब महिलाएं भी काम करती थी तो महिलाएं अपने साथ छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर आती थी। उस दौरान छोटे छोटे बच्चों से भी फैक्ट्रियों में काम करवाया जाता था और 6 दिन में, सप्ताह में 6 दिन लगातार उनसे 16 घंटे की लंबी अवधि तक कार्य करवाया जाता था और जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल थे। छुट्टी यानी अवकाश वाले दिन भी छोटे बच्चों से मशीनों की साफ सफाई, तेल देने का कार्य छोटे बच्चों से करवाया जाता था। तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप छोटे बच्चों का शोषण भी बहुत अधिक होता था। इस प्रकार एक नारा उभर कर आया, 8 घंटे श्रम, 8 घंटे मनोरंजन और 8 घंटे आराम। यानी दिन के जो 24 घंटे होते हैं उन 24 घंटों को इंग्लैंड में एक नारे के साथ बांटा गया कि जो भी मजदूर है उनकी दशा सुधरनी चाहिए और उनको दिन के 8 घंटे तो काम करने के लिए मिलने चाहिए, 8 घंटे वो अपना मनोरंजन कर सके और 8 घंटे वो आराम में बिता सके। ऐसे नारे उभर कर सामने आने लगे तो विवश होकर सरकारों को इस पर कानून बनाने पड़े। अनेक देशों और संस्कृतियों में श्रम दिवस या मई दिवस मनाए जाने में 8 घंटे प्रतिदिन आंदोलन का पुराना इतिहास रहा है। इसका जो शुरुआत है मजदूरों को 8 घंटे कार्य करने की, वो इंग्लैंड में ही मनाई जाती है। श्रम दिवस की शुरुआत भी इंग्लैंड से ही प्रारंभ हुई। विश्राम और मनोरंजन वास्तव में कार्य से थोड़ी राहत पाने के लिए ही होता है। यानी हम जो भी कार्य करते हैं उसमें थोड़ा आराम मिल जाए, हमको थकावट ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, विश्राम और मनोरंजन। मस्तिष्क सोचना और चिंता करना बंद कर सकता है। कब करता है? जब हम परिश्रम अधिक कर लेते हैं। शरीर जब थक जाता है तो सोचना और चिंता करना बंद कर देता है। यदि तंत्रिका और पेशियों को कुछ विश्राम मिलता है तो वे वापस से ऊर्जावान हो जाती है और हम वापस से सोचना और विचारना शुरू कर देते हैं। कोई व्यक्ति जो भी काम अथवा गतिविधि कर रहा है उसमें परिवर्तन करने से यह लाभ मिल सकता है। विश्राम के लिए व्यक्ति जिन गतिविधियों को अपनाता है वे आरामप्रद और स्वास्थ्यप्रद और आनंदप्रद होनी चाहिए। यह आवश्यक है कि उसे आराम और मनोरंजन के लिए समय जो मिलता है उस कार्य को वो केवल इन्हीं कार्यों में व्यतीत करे, तब उसको थकावट खत्म होगी, उसको अपने कार्य के प्रति वापस से रुचि जागृत होती है और उसे विश्राम मिलेगा। अगर वो अपने विश्राम के समय को भी कार्य में व्यतीत कर देता है तो उससे शरीर और ज्यादा थक जाएगा और वो जो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए कार्य करता है उसमें उसका मन नहीं लगेगा और शरीर में ऊर्जा की भी कमी होती रहेगी। तो ये आवश्यक है कि वो जो अवकाश का समय उसे मिला है वो उसे आराम में व्यतीत करे, ऐसी कार्यवाही में या ऐसे कार्य में करे जो शरीर के लिए अच्छी हो और करने में आनंद प्राप्त होती हो, खुशी हो, ऐसे कार्य करने चाहिए। घर में परिवार के साथ बिता हुए कुछ शांत घंटे क्लब के उत्तेजित और उद्गीर्ण करने वाले माहौल, क्योंकि लोग उस समय क्लब में जाते थे, आपस में बातचीत करते थे, विचारों का आदान प्रदान करते थे, तो कभी लोग जोश में तेज भी बोलते थे, खुश होकर भी बोलते थे और चुटकुले वगैरह बोलना, तेज हंसना, नृत्य करना, ऐसा माहौल क्लब में चलता रहता था। तो इससे ज्यादा अच्छा होता है कि क्लब में ना जाकर घर परिवार के साथ शांतिपूर्ण कुछ समय बिताया जाए। इससे शरीर की ऊर्जा भी कम खर्च होती है और शरीर को आराम भी मिलता है। व्यर्थ की गतिविधियों में बिताए जाने वाले समय की अपेक्षा जल्दी जल्दी टहलना ज्यादा कारगर होता है। यानी व्यर्थ में बैठकर समय व्यस्त करने से ज्यादा अच्छा है कि शरीर को इधर उधर घूम फिर कर खर्च किया जाए, टीवी देखी जाए। टेलीविजन देखना एक सबसे बड़ा समय बिताने वाला या मनोरंजन की गतिविधि है। कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर और वीडियो गेम खेल खेलना, पढ़ना, संगीत सुनना, फिल्म देखना, बागवानी करना, तैरना, गाना और मनोरंजन के अन्य उदाहरण हैं। संक्षेप में
इसका अर्थ है कि व्यक्ति को ऐसे काम में स्वयं को लगाना चाहिए जिससे उसे आनंद मिले, जैसे कोई अभिरुचि, मनपसंद खेल अथवा समय बिताने का कोई अन्य तरीका। कहने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा अपने पसंदीदा कार्य करने चाहिए, जिससे कार्य के करने के दौरान उसे थकावट हुई, उससे उसे आराम मिले। वो अपना समय खेल खेल कर, गाने सुनकर, फिल्म देखकर, बागवानी करके अपना समय व्यतीत कर लेना चाहिए। जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता। जीवन स्तर, हम जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, वहाँ के खाने पीने के तौर तरीके, बोलने के तौर तरीके अलग होते हैं। लेकिन जब हम किसी कार्य को करने के लिए घर से बाहर जाते हैं, हम अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को जैसे जैसे इकट्ठा करते हैं, तो हमारा जीवन पहले से और ज्यादा गुणवत्ता वाला हो जाता है। तो लोग कार्य के बदले धन प्राप्ति करते हैं, तो हमारा कार्य करने का उद्देश्य ये होता है कि कार्य के बदले कुछ मिले, और ज्यादातर कार्य करने का उद्देश्य होता है धन प्राप्ति करना, और इसे हम आय कहते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न बनता है, आय किसे कहते हैं? कि लोग कार्य करते हैं और कार्य के बदले में जो धन प्राप्त करते हैं उसे हम आय कहते हैं। यह धन जीवित रहने के लिए आवश्यक सामग्री और सेवाएं प्राप्त करने के लिए उपयोग में आता है। एक व्यक्ति जितना धन कमाता है, यह आवश्यक है कि मैं जितनी भी इनकम करती हूँ, वो राष्ट्र के आर्थिक चक्र में उसका योगदान उतना ही अधिक होता है। क्योंकि एक आदमी जितना ज्यादा कमाएगा, वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा? टैक्स भरेगा। वो उतनी ही ज्यादा सरकार से मुफ्त योजनाएं कम मांगेगा, उसके बदले में वो पैसा आसानी से दे सकता है। वो पैसा देश को चलाने में या देश के विकसित करने में, विकासशील करने में सहायता प्रदान करता है। यह जीवन स्तर में सुधार लाता है और जीवन की गुणवत्ता को और बेहतर बनाता है। जीवन स्तर सामान्य रूप से धन दौलत और आराम के स्तर, भौतिक सामग्री यानी हमारे घर में जो भी सुख सुविधाएं देने वाली वस्तु है उसे अपन भौतिक सामग्री कहेंगे, और उपलब्ध आवश्यकताओं का घोतक है। यह वह सुगमता है जिससे एक समय और एक स्थान पर ही रहने वाले लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। यानी हमारे घर में जो भी सुख सुविधाएं की वस्तु है, तो वो सब सुविधाओं का उपयोग कौन लेते हैं? जो घर में रहने वाले लोग हैं, वही लेंगे। बाहर वाले लोगों को तो मिलने से रही। जीवन के आर्थिक स्तर का संबंध उन भौतिक परिस्थितियों से है जिसमें लोग रहते हैं, सामग्री और सेवाओं से है जिन्हें वे काम में लेते हैं। आर्थिक स्तर, जीवन का आर्थिक स्तर यानी हमारे पास कितना पैसा है, हम उसका उपयोग कैसे करते हैं, हम कौन कौन सी भौतिक वस्तुएं हमारे पास है जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आती है, हम कितने लोग हैं जो उन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उन सामग्रियों का, उन सेवाओं का उपयोग करते हैं जिन्हें हम काम लेते हैं, और वो आर्थिक स्रोत यानी हमारे घर में कौन कौन से साधन है जिससे इनकम होती है, जहां तक उनकी पहुंच है। पर्याप्त भोजन, वस्त्र, आवास, बेहतर जीवन के लिए मुख्य और मूलभूत आवश्यकता, ये इंपॉर्टेंट है। हमारी मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। ये मूलभूत आवश्यकता, और वर्तमान में शिक्षा और स्वास्थ्य भी इसी से संबंधित है। तो ये सब चीजें हमारे पास होती है तो हमारा जीवन स्तर जो है वो बहुत गुणवत्ता वाला होता है। जीवन स्तर मुख्य रूप से निम्नलिखित कारकों पर निर्भर होता है। तो पहला, हमारा जीवन स्तर कैसा होगा? गुणवत्ता वाला कब होगा? जब हमारे पास आय होगी, रोजगार की गुणवत्ता और उपलब्धता होगी, यानी हमारे पास कार्य करने के अवसर होंगे, कार्य भी अच्छा होगा, माल और सेवाओं की लागत, यानी हमारे पास जो भी माल आता है और हम उसका जो टैक्स चुकाते हैं वो कितना है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, यानी हमारे पूरे राज्य की जो वास्तविक आय है वो कितनी है, यानी हमारे यहाँ कितना उत्पादन होता है, उस उत्पादन से वास्तव में लाभ कितना होता है, वो कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि, हमारे पूरे देश की इनकम कितनी है, कितना कर्ज है और कितनी बचत है। घरों की गुणवत्ता और उनको खरीदने की सामर्थ्य, हमारा घर कैसा, छोटा है, बड़ा है, बंगला है, गार्डन है ना, क्या हम उन सब सुविधाओं को खरीद सकते हैं। प्रति वर्ष सवेतन छुट्टियां, कि हम पूरे साल में कुछ छुट्टियों का समय ले सके और लेने के बदले में हमारा जो वेतन भी ना कटे। शिक्षा की गुणवत्ता और उपलब्धता, हम जिस भी क्षेत्र में निवास करते हैं
कि हमारे शिक्षा के जो क्षेत्र है, कॉलेज, विश्वविद्यालय, विद्यालय, वहाँ उच्च स्तर के विद्यालय होने चाहिए, यानी शिक्षा प्राप्त करने के साधन उपलब्ध होने चाहिए। हम किसी भी बीमारी से पीड़ित हो तो हमारे आसपास उस बीमारी को लड़ने के लिए या दूर करने के साधन हमारे पास होने चाहिए। आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता, तो यानी हमारे राज्य की, हमारे देश की आर्थिक या इनकम है जो लगातार बढ़ती रहे या स्थिर रहे, उसमें कोई किसी प्रकार की कटौती ना हो, घाटा ना हो, और सरकारें भी लगातार बदलती ना रहे, इसे अपन कहेंगे राजनीतिक स्थिरता। यानी सरकारों में किसी प्रकार का ज्यादा बदलाव ना हो या समय समय पर बदलाव होता रहे, उससे अपन राजनीतिक स्थिरता कह सकते हैं। सामाजिक असमानता या विषमताएं, जिस जगह हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन निर्धारण करता है कि समाज में जो वर्ग है उन्हें समानताएं मिले या उनके साथ भेदभाव किया जाए। तो अगर किसी देश की सरकार हमारे उस देश में भेदभाव मिटाती है तो सभी लोगों को समान स्तर पर जीने के अवसर मिलते हैं। जैसे भारत में सामाजिक असमानताएं तो संविधान के द्वारा तो हटा दी गई है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हमारे समाज में यह समानताएं देखने को मिलती है कि कोई वर्ग बहुत अमीर है और कोई वर्ग बहुत गरीब है। ज्यादातर जनसंख्या जो है वो गरीबी के साथ निवास करती है। हमारे देश का आधारभूत ढांचा कैसा है, हमारे राज्य का ढांचा कैसा है, हमारे राज्य में रहने वाले लोग कैसे हैं, उनका व्यवसाय क्या है, आवश्यकता की वस्तुओं की खरीद करने के लिए उपलब्ध धन और कार्य के घंटे, कि हम अपने पास जो भी आवश्यकता की चीजें हैं, कम से कम इतनी तो इनकम होनी चाहिए कि हम उन वस्तुओं को खरीद सके। हम अपने स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल कर सके, इतना सामर्थ्य तो प्रत्येक व्यक्ति में होने चाहिए। जीवन के बारे में उम्मीद, प्रत्याशा यानी इच्छाएं जो हम रखते हैं वो ऊंची होनी चाहिए। राजनीतिक और धार्मिक और आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी कोई भी व्यक्ति जो वोट दे सकता है, इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, नेताओं के कार्यों को मूल्यांकन कर सकता है, उसके बारे में विचार व्यक्त कर सकता है, कोई भी व्यवसाय कर सकता है, तथा किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता व्यक्तियों को होनी चाहिए। तब भी किसी व्यक्ति का, जब ये तीन स्वतंत्रताएं व्यक्ति को दे दी जाएगी तो किसी भी व्यक्ति का जीवन उच्च गुणवत्ता वाला ही होगा। हम जिस जगह रहते हैं वहां का पर्यावरण गुणवत्ता, पर्यावरणीय गुणवत्ता का अर्थ है कि जब हम शहर में रहते हैं जहाँ फैक्ट्रियां, कारखाने हैं, तो वहां का पर्यावरण हमारे लिए शुद्ध नहीं होगा। वहीं अगर हम सुरक्षित माहौल में रहते हैं जहाँ पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, हम शुद्ध ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, खाने पीने की सभी चीजें शुद्ध है, तो ऐसा वातावरण का निर्माण करना हमारे लिए आवश्यक है। हम जिस भी जगह, जिस भी देश में, जिस भी व्यवसाय का चुनाव करें वो हमारे लिए बिल्कुल सुरक्षित होना चाहिए, और वहाँ की जलवायु भी पर्यावरण के अनुकूल या हमारे व्यवसाय के अनुकूल, हम जिस भी व्यवसाय का चयन करें तो हमारी जलवायु के अनुकूल होना चाहिए। जीवन स्तर का उपयोग प्राय क्षेत्रों अथवा देशों की परस्पर तुलना के लिए किया जाता है। हम ये तुलना करते हैं कई बार कि इंग्लैंड के रहने वाले लोग और भारत के रहने वाले लोगों में तुलना करो, तो हम अलग अलग देशों के लोगों के जीवन स्तर की तुलना कर सकते हैं कि अमेरिका का रहने वाला व्यक्ति कितनी स्वतंत्रता और अधिकारों के साथ रहता है, उसका जीवन कितना उच्च कोटि का है और हमारा कैसा है। किसी देश में समय समय पर जीवन स्तरों की तुलना करके उस देश की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए भी किया जाता है। जीवन स्तर का एक माप मानव विकास सूचकांक HDI, कि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, कितना मानव का विकास हुआ है, उससे अपन कहते हैं मानव विकास सूचकांक। जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, मानव विकास सूचकांक का स्तर भी बढ़ता जाता है। 1990 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने विकसित किया था राष्ट्र के विकास स्तर को नापने के लिए, कि किसी राष्ट्र का विकास स्तर तब पता चलेगा जब प्रति व्यक्ति आय अच्छी होगी। तो मापने के लिए जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा, प्रौढ़ साक्षरता और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद तीनों शामिल है। तो मानव विकास सूचकांक में तीनों स्तरों को नापा जाता है। तो किसी राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय यानी विकास स्तर, कितना विकास हुआ है, कितने बच्चों की जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा से अर्थ है
कि जन्म लेने वाले लोग और मृत्यु होने वाले लोगों की संख्या, ये दर घटी है या बढ़ी है, जीवन के प्रति उनकी क्या उम्मीद है, क्या उन्हें उच्च कोटि का जीवन मिल पा रहा है, क्या यहाँ के सभी व्यक्ति यानी प्रौढ़ साक्षर है, और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कितना है। जीडीपी, एक प्रश्न बनता है यहाँ पर, मानव विकास सूचकांक क्या है और जीडीपी क्या है। तो जीडीपी राष्ट्र क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं में एक निश्चित समय यानी एक सामान्य एक फिक्स समय, एक साल का जो समय होता है उस दौरान नापी जाती है। सामान्य एक वर्ष में निश्चित समय प्रति वर्ष नापी जाती है। जीडीपी उत्पादित सभी सामग्री यानी कि किस देश में कौन सी वस्तुएं कितनी मात्रा में उत्पादित होती है, वहां पर सेवाओं का मूल्य यानी टैक्स कितना है। सामान्यतः राष्ट्र की आय और उत्पादन को मापने के लिए जीडीपी का इस्तेमाल किया जाता है। यानी सकल घरेलू उत्पाद का जो मापन है या मूल्यांकन है वो इसलिए किया जाता है कि किसी देश की आय कितनी है और उस देश में जो उत्पादन होता है वो कितना है, यानी खुद के लिए कितना, खुद वो कितना इनकम अपने लिए एकत्रित करते हैं। जीवन की गुणवत्ता में केवल जीवन के भौतिक मानक ही सम्मिलित नहीं है, बल्कि मानव जीवन के दूसरे अमूर्त पहलू भी शामिल है। हमारा जीवन अच्छी गुणवत्ता वाला कब होगा, जब हमें अवकाश मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, सांस्कृतिक स्रोत यानी हमें अपने धर्म रीति रिवाज के अनुसार पालन करने की छूट होगी, हमारा सामाजिक जीवन अच्छा होगा, भौतिक स्वास्थ्य यानी हमारे हम जिस जगह रहते हैं, जैसा घर है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, भौतिक जीवन के लिए यानी हमारे जीवन जीने के लिए जो आवश्यक वस्तु है वो अगर हमारे पास पर्याप्त है, पर्यावरण हमारे आसपास का अच्छा है, ये सब वस्तुएं जीवन की गुणवत्ता के लिए आवश्यक है। ये है जीवन की गुणवत्ता। संयुक्त राष्ट्र के 1948 में बनाए गए मानव अधिकारों पर 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और विश्व भर के लोगों के लिए यूएनओ ने मानव अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें मानव को मानव होने के अधिकार दिए गए थे, जिसमें जीव भी शामिल है। पर वैश्विक घोषणा पत्र में कारकों की सूची उपलब्ध कराई गई, यानी ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो सभी धरती पर रहने वाले मनुष्यों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के जो देश सदस्य बने उन सबके लिए ये मानव घोषणा पत्र जारी किया गया, जिस पर विचार किया जा सकता है। इसमें बहुत सी चीजें सम्मिलित है जिन्हें बहुत से विकसित देश मानकर चलते हैं, परंतु विश्व के कई देशों में यह पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है। यानी विश्व के जितने भी देश है, वो जो देश है वो मानव अधिकारों को जब वैश्विक घोषणा पत्र इसको ध्यान में रखकर क्या करेगा, अपनी देश के लिए योजनाएं बनाएगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे देश अभी नहीं बना पा रहे हैं या सक्षम नहीं है। यद्यपि यह घोषणा पत्र 60 वर्ष से भी अधिक पुराना है और कई दृष्टिकोण से अब भी एक आदर्श है जिसे प्राप्त किया जा सकता है। तो कौन कौन से जो मानक थे निर्धारित किए गए थे यूएनओ द्वारा, वो है पहला, दासता और उत्पीड़न से स्वतंत्रता। किसी भी देश के नागरिक क्यों न हो, उसे कोई भी बाहरी देश या उस खुद के देश का जो सरकार है, राजा है, वो लोगों को गुलाम नहीं बनाएगा, किसी प्रकार से उनका शोषण नहीं करेगा, उन्हें समान तौर पर जीने का अधिकार देगा, स्वतंत्रता देगा। समाज का किसी भी वर्ग का सदस्य, चाहे अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, कानून के समक्ष सभी क्या होंगे, समान होंगे और सभी की समान सुरक्षा की जाएगी। किसी प्रकार का कोई भेदभाव, चाहे धार्मिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो या जातिगत भेदभाव हो, नहीं होगा। अगर सरकार की कोई बात या हमारे जो प्रमुख अधिकारी उनकी कोई बात हमें पसंद नहीं आती है, जो हमारे हितों के विपरीत है, तो हम उस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं। हम अपने देश में कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। आवास की स्वतंत्रता है कि हम अपने देश के किसी भी राज्य में स्वतंत्र रूप से निवास कर सकते हैं। जब तक व्यक्ति का अपराध दोष सिद्ध ना हो जाए, अपराध होना सिद्ध ना हो जाए कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है, तब तक वो कानून के समक्ष निर्दोष माना जाएगा, उससे हम अपराधी नहीं कहेंगे। 18 वर्ष और लड़की के लिए 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष विवाह की उम्र निर्धारित की गई है। अगर ऐसे बच्चे विवाह करते हैं तो वो मान्य होगा
और विवाह में किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव नहीं होगा। पारिवारिक जीवन का अधिकार, व्यक्ति अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता और बच्चों के साथ रह सकता है, ये उसका अधिकार है। जेंडर यानी लिंग, जाति, भाषा, धर्म, राजनीतिक विचारधारा, राष्ट्रीयता, सामाजिक आर्थिक स्तर इत्यादि पर भेदभाव या विचार किए बगैर समान व्यवहार का अधिकार है। ये हमारे नीति निर्देशक तत्व में, हमारे कर्तव्यों में और हमारे मूल अधिकारों में ये बात विशेष तौर पर कही गई है कि भारत में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। जेंडर का मतलब लिंग, 3 लिंग है हमारे लिए, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और तीसरा जो वर्ग है उस पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे अपन आम भाषा में किन्नर कहते हैं, ट्रांसजेंडर कहते हैं, तीनों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। ब्राह्मण, मुस्लिम, ब्राह्मण है, हिंदू है, राजपूत है, मोची है या निम्न वर्ग है, ऊंची जाति का और नीची जाति में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। कोई भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। राजनीतिक विचारधारा, जो अलग अलग विचारधारा है, जैसे सामाजिक विचारधारा है, कोई कांग्रेस के पक्ष में, कोई बीजेपी के पक्ष में है, तो कोई शिवसेना के पक्ष में, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक विचारधारा को स्वीकार कर सकता है, मार्क्सवादी विचारधारा को स्वीकार कर सकता है। तो अलग अलग विचारधारा रखने वाले व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं होगा। राष्ट्रीयता यानी नागरिकता के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। निजी गोपनीयता का अधिकार यानी किसी व्यक्ति की जो गुप्त सूचनाएं हैं वो सरकार के पास रह सकती है, या अगर किसी व्यक्ति के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली सूचना हो तो उसे गुप्त रखने का अधिकार है। इसके एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि मान लो किसी लड़की का बलात्कार होता है, तो ऐसे में क्या होता है कि जिसका बलात्कार हुआ है उस महिला का नाम गुप्त रखा जाता है, या नाम बदल के, स्थान बदल के बताया जाता है कि इस प्रकार की घटना हुई है, ताकि उसकी निजता की या उसकी किसी प्रकार की मान हानि ना हो, क्योंकि समाज में ऐसा गलत देखा जाता है। और जब तक अपराधी का अपराध भी सिद्ध ना हो तो ऐसे अपराधी को का नाम भी उजागर नहीं किया जा सकता। तो कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो जिसको पुलिस पकड़ कर ले जाती है वो अपना मुंह ढक सकता है, तो ये उसको अधिकार है। हम जब भी चाहे अपने विचारों की स्वतंत्रता है कि विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। हम जब चाहे किसी भी धर्म को मान सकते हैं। रोजगार के स्वतंत्र विकल्प है। किसी भी देश की और व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता तभी सुधर सकती है जब उनके पास अधिक से अधिक रोजगार और जो चाहे विकल्प वो चुन सके। और न्यायोचित वेतन का अधिकार से अर्थ है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे वो किसी भी जेंडर का व्यक्ति क्यों ना हो, यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग हो या एक स्त्री, पुरुष या ट्रांसजेंडर, तीसरा वर्ग क्यों नहीं, अगर एक व्यक्ति, तीनों व्यक्ति समान कार्य कर रहे हैं तो समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना आवश्यक है, या जितनी आवश्यक हो जीवन जीने के लिए कम से कम उतना वेतन तो मजदूरों को दिया जाना चाहिए, और समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष है या उस देश की सरकार निर्धारण करती है तो उस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। काम के दौरान, यानी हम देखते हैं कि अगर कोई कमठे का, मजदूरी का काम करने वाला व्यक्ति है तो जब वो काम पर आता है सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक वो काम पे रहता है, 9 से 6 बजे तक, तो इस बीच वो व्यक्ति 1 से 1:30 बजे तक, आधे घंटे या 1 घंटे के लिए, 1 से 2 बजे तक वो खाना खाकर विश्राम अवश्य करता है और जब चाहे वो अवकाश ले सकता है। जैसे एक विद्यालय का एग्जाम्पल ही देते हैं, तो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो उन्हें कुछ पीरियड पढ़ाया जाता है, 2 या 3 पीरियड। जब लगता है कि बच्चे थक गए होंगे तो उनके लिए लंच की जाती है ताकि बच्चे फ्रेश हो जाए, थोड़ा आराम मिल जाए और वापिस से तरोताजा होकर क्लास में आ सके और पढ़ाई ढंग से कर सके। तो उन्हें विश्राम का समय दिया जाता है और सप्ताह, महीने में अवकाश का समय भी दिया जाता है। प्रत्येक बच्चा जो 14 वर्ष तक का है उसे अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने का भी हमारे देश में प्रावधान किया गया, ताकि प्रत्येक बच्चे का जीवन स्तर अच्छा हो सके। और मानव गरिमा का अधिकार, कोई भी उच्च वर्ग का व्यक्ति हो, धनवान हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, उसे ये अधिकार नहीं है कि वो दूसरे व्यक्ति की गरिमा को भंग करे। उसके लिए आवश्यक है कि वो प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो,
उसका मान सम्मान बनाए रखे या उसके लिए अपशब्दों का प्रयोग ना करे, तभी समाज का और व्यक्ति का जीवन उच्च गुणवत्ता वाला हो सकता है। दो सूचक अर्थात जीवन स्तर और जीवन गुणवत्ता। जीवन तो हम जी रहे हैं, उसको और बेहतर करेंगे तो वो गुणवत्ता वाला हो जाएगा। किसी विशेष स्थान और निर्धारित समय विशेष पर एक सामान्य चित्र प्रस्तुत करते हैं कि वहाँ जीवन कैसा है। जहाँ का जीवन स्तर ज्यादा अच्छा होगा, उच्च कोटि का होगा, वहाँ के लोगों का जीवन अच्छा होगा, गुणवत्ता अच्छी होगी, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि अमुक देश का जीवन कैसा है। तो आज के लिए क्लास को हम यही समापन करते हैं। नेक्स्ट भाग में अपन उच्चतर स्तर का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।